हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे हैं आप सभी बेटा? बढ़िया होंगे, ठीक है। और बढ़िया ही रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम सूर्य चौहान और चैनल आपका पायनियर केमिस्ट्री बाय सूर्या सर। आज का बेटा जो टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और दूसरा टॉपिक है हमारा मोमेंटम, ठीक है। यानी न्यूटन के सेकंड नियम को समझने से पहले हमें किसको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है? मोमेंटम को, ठीक है। आप स्टार स्पोर्ट प्रो कबड्डी देखते होंगे तो उसमें बोलते थे कि प्रदीप नरवाल या जो भी अजय ठाकुर की इनका मोमेंटम तोड़ पाना है, राहुल चौधरी का मोमेंटम तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आप वहाँ पर सुनते तो थे कि मोमेंटम होता क्या है, लेकिन आप एक्चुअली मोमेंटम जानते नहीं होंगे। जानते भी होंगे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे। आज बात करते हैं मोमेंटम की अपन लोग डिटेल में, ठीक है। तो मोमेंटम को अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में शायद संवेग कहते हैं, ठीक है। और जो डेफिनेशन रहती है मोमेंटम की बेटा वो रहती है आपकी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी है, प्रोडक्ट हो रहा है तो वेक्टर होगा। मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी बात, मोमेंटम के बारे में अगर हम आपसे कहें तो हम बोल सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी वेक्टर, यानी स्मॉल पी उसके ऊपर वेक्टर। तो वेक्टर ये क्या है आपका? ये बता रहा है, जो एरो ये ऊपर आपको जो एरो नजर आ रहा है, तीर जिसे बोलते हो, वो बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि ये क्वांटिटी वेक्टर है। यानी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर आपको ऐसा तीर नजर आ रहा है तो आप कह सकते हैं वो वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि 9th में इतना डिटेल में नहीं है वेक्टर, 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, फिर मैंने बता दिया। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर ऐसा तीर लगा हुआ तो आप उसे वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और नहीं भी लगाएंगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्लास 9th में इतना इस एरो का मीन नहीं है। नेक्स्ट बात की अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो देखो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगी बेटा? तो पहले फॉर्मूले पर चलते हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनने वाला है डेफिनेशन से, वो बनने वाला है पी वेक्टर इक्वल्स टू मास इंटू बी वेक्टर, यानी वेलोसिटी का वेक्टर और मास। तो मास की यूनिट आप जानते हैं सभी लोग क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी को मेजर करते थे मीटर पर सेकंड में। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होगी इसकी यूनिट? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये तो मोमेंटम के बारे में जनरल सी बातें थी कि मोमेंटम डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है आपका, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से। और मोमेंटम की आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। और सीजीएस यूनिट की बात करें, जैसे ये तो आपकी एसआई हो गई, एमकेएस बोल देते हैं इसको, एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें बेटा तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी आपकी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपकी सीजीएस यूनिट हो जाती है नीचे वाली। तो यहाँ पर इतना ही पर्याप्त है आपका मोमेंटम के बारे में जानने के लिए। और एक बात और बता दें कि जो मोमेंटम होगा आपका, ठीक है, जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम होगा ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम आपका हमेशा जो भी होगा, चेंज इन मोमेंटम या जो भी होगा वो हमेशा किधर होगा आपका? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक दो प्रॉब्लम लगा लेते हैं जो कभी कभी पूछ ली जाती है 1 से 2 नंबर में। तो इधर देखिएगा जरा, जैसे मैंने आपसे बोल दिया अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, ठीक है, मूव्स with the velocity of 5 meter per second, calculate momentum of the body, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पहला हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन जरा समझिए।
कोई बॉडी है मेरे पास जिसका मास बेटा कितना दिया गया हमें 3 किलोग्राम, तो हमने बोल दिया स्मॉल एम इक्वल्स टू 3 किलोग्राम, बी इक्वल्स टू आपका दिया आपको 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मोमेंटम हम निकालें पी इक्वल्स टू एम बी तो वो हो जाएगा आपका 3 × 5 इक्वल्स टू 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका मोमेंटम हो गया इस बॉडी का 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, चलिए देखिएगा। बोल दिया हमने इफ द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, किसी बॉडी का मास यदि स्मॉल एम है एंड इट्स चेंजेज इट्स वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी हमेशा कब चेंज होगी, जब आप कोई फोर्स लगाएंगे तभी तो मोमेंटम में चेंज होगा, और जब फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में चेंज होगा, वही क्या बन जाएगा आपका न्यूटन का सेकंड लॉ, जो भी हम बताएंगे इसका स्टेटमेंट। इफ द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इट्स वेलोसिटी चेंजेज फ्रॉम 3 times from initial velocity, ठीक है, then how much time momentum change, तब आप हमें ये बताइए कितने गुना मोमेंटम आपका चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है, पहले मास कितना दिया उसका m, तो मास तो भाई पहले भी m रहना है, दोबारा में भी कितना रहना है आपका m। इनिशियल हमने मान ली वेलोसिटी कितनी है b, उसका कितनी हो जाएगी आपकी 3b। कैलकुलेट कर लीजिएगा इनिशियल कितनी है b, और तो दूसरी कंडीशन में जो आपकी वो कितनी है 3b। p1 कितना हो जाएगा आपका mb बेटा, और p2 कितना हो जाएगा आपका m × 3b, मीन्स 3 MB हो जाएगा P2 आपका, कितना हो जाएगा 3 MB। तो P2 हो गया हमारा 3 MB, मीन्स P2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ P1। ओके, अगर नीचे नजर नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुन लीजिएगा, कर लेंगे मैथमेटिक की प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर ही लेंगे इतना। तो सीधी सी बात है कि अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ा है तो मोमेंटम 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर हम उसके मास में कोई भी चेंज नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है किसी बॉडी के पर, और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। कैसे, तो दो बात और फिर सुन लीजिएगा। अगर हम आपसे ये कहते हैं बेटा कि हमारे पास कोई दो बॉडी हैं जिनका मास m1 एंड m2 है, और कंडीशन दी जा रही है m1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ m2, और वो मूव कर रहे हैं दोनों सेम वेलोसिटी से, दैट इज b से, यानी b1 इक्वल्स टू b2। तब वो हमसे पूछता है कि विच हैव ग्रेटर मोमेंटम, वो हमसे क्या पूछेगा ग्रेटर मोमेंटम, यानी किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो आप सीधी सी बात है वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो P1 आप बोल देंगे m1 b1, P2 आप बोल देंगे m2 b2। सीधी सी बात है, m1 ग्रेटर देन m2 है ही क्वेश्चन में, तो P1 इक्वल्स टू m1b, P2 इक्वल्स टू m2b। डिवाइड कर दीजिए, P1 ओवर P2 इक्वल्स टू m1b ओवर m2b। b से भी कैंसिल हो गया आपका, b से भी क्या हो गया आपका कैंसिल। देखो दोनों चीजें मैं साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूँ एक साथ, b से भी कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आया आपका वो बन के आया P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। और आपको पता है m1 कंडीशन में क्या है ग्रेटर देन m2, तो m1 के सामने वाली क्वांटिटी कैसी होगी बड़ी, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। ये यहाँ पर आपका कैलकुलेट हो गया कि जो P1 मोमेंटम है वो आपका P2 से कैसा है ज्यादा। दूसरी कंडीशन आप लेके चलेंगे कि दोनों बॉडी के मास सेम मान लेंगे, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, और बोल देंगे कि कोई भी बॉडी जो फास्ट मूव कर रही होगी उसका मोमेंटम कैसा हुआ ज्यादा। तो अगर मास सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, और अगर मास डिफरेंट है वेलोसिटी सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी अपन लोगों के, ठीक है ना। तो मोमेंटम बात समझ में आ गई क्या होता है। तो मोमेंटम पहली बात जो होती है वो होता है प्रोडक्ट दो चीजों का, किसका, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, रिप्रेजेंट p वेक्टर से करते हैं, और मोमेंटम में जो भी चेंज होता है वो हमेशा किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, बात क्लियर आपके यहाँ तक हो गई होगी। अब अपन लोग बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की, कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। तो लगा लो बढ़िया सी हेडिंग,
न्यूटन्स सेकंड लॉ। समझिएगा जरा, हमने पढ़ लिया मोमेंटम। मोमेंटम क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मोमेंटम का रिलेशन कि मोमेंटम में चेंज कब हुआ। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे पास कोई बॉल आई, ठीक है, बॉल के पास पर्टिकुलर मास है, पर्टिकुलर वेलोसिटी, वो बॉल आई और मैंने बॉल जैसे ही पकड़ी और मैंने अपने हाथ पीछे की ओर किया, मींस टाइम में इंक्रीजमेंट किया, तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम शुरुआत में जा रहा था, धीमे धीमे मैंने उसकी वेलोसिटी जीरो की। समझिएगा, टाइम में इंक्रीजमेंट कर रहा हूं मैं, पहले बॉल तेज होगी, धीमे धीमे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। बॉल जो बॉल है वो किस में आ गई आपकी? अब वो बॉल आ गई आपकी रेस्ट में, ठीक है, मींस फोर्स लगा के तो रेस्ट में लेके आया मैं उसको। तो फोर्स में और रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट चेंज किया यहां से लेके यहां तक जो मैं लेके हाथ आया आपने, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम में जो रिलेशन हमें दिया न्यूटन ने, उसी को हम क्या कह देते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ। स्टेटमेंट कुछ ऐसे रहता है, इट स्टेट्स दैट द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम of the body is proportional to the applied external force and टेक्स प्लेस, क्या टेक्स प्लेस? जो चेंज, एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एज द एप्लाइड फोर्स। तो स्टेटमेंट बहुत आसान है, अपने शब्दों में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एप्लाइड फोर्स तो क्या कहता है कि द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एप्लाइड फोर्स। जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे। जैसे ये बॉल आई, हमने फोर्स इधर लगा दिया, बॉल अगर सही बैठेगी सटीक तो किधर जाएगी? उधर ही तो जाएगा, उसका मोमेंटम में चेंज उधर ही तो होगा। कि हम इधर बॉल मार रहे हैं और बैट को फाड़ती हुई पीछे चली जाए, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता अगर बल्ले में आपके में जान है। तो अगर हम बात करें फोर्स की तो हम बोल सकते हैं फोर्स आपका F, ठीक है, ये मैंने फोर्स बोल दिया, प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया भाई, ठीक है। अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, डेल्टा P ओवर डेल्टा T। देखो ये डेल्टा T क्या है? चेंज इन टाइम इंटरवल, यानी ये तो क्लियर हो गया कि रेट आ गया, यहां पर टाइम आ गया मींस रेट आ गया, अपॉन में आ गया मींस रेट आ गया। इसका डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको अपन लोग बोलते हैं बच्चा डेल्टा, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? चेंज को, ठीक है। अब चूंकि डेल्टा P है तो क्या कहोगे आप? चेंज इन मूवमेंट। अगर वेक्टर लगाना चाहते तो वेक्टर लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। और मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूं इसको F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। दोनों चीजें सही हैं आपकी। यहां पर वेक्टर लगा दिया, यहां पर वेक्टर नहीं लगाया। तो डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को, कि इतना फोर्स लगाने के बाद मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। ओके, बात यहां तक आपके क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ। बढ़िया है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है क्लास 9th में। स्टेटमेंट तो पूछ ही लिया जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल भी बनता है। तो अपन लोग बोल रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, आज बहुत बातें करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज सेट करना सीखिए, अब आप बड़े हो गए हैं, धीमे धीमे सीखिएगा लैंग्वेज को सेट करना, क्योंकि लैंग्वेज को सेट करना सीख गए तो आपको फिर एग्जामिनेशन में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, तो देखो हम आपसे बोल दिया
कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना मान लिया बेटा हमने, स्मॉल एम। लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूव्स विद द इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u and after apply a force F it changes its velocity u to v in time interval delta t। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी क्या आपका चेंज इन इंटरवल। ठीक है, तो डेल्टा लगाना पड़ेगा भाई। तो हमने बोल दिया कोई बॉडी स्मॉल एम मास की है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फोर्स F अप्लाई किया, उसकी वेलोसिटी v हो गई कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो यहाँ पर दो तीन चीजें कैलकुलेट करनी है हमें पता है कि न्यूटन का लॉ क्या कहता है, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। F हमारे पास है, डेल्टा टी हमारे पास है, क्या निकलेगा बेटा हमारे पास, डेल्टा पी निकाल लें हम तो पूरी कहानी हो जाएगी। अब डेल्टा पी क्या है समझिए जरा, डेल्टा पी है आपका चेंज इन मोमेंटम। क्या है, चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कौन निकालेंगे, अरे आप निकालेंगे, हम थोड़ी नहीं निकालेंगे। देखो अब मोमेंटम क्या बढ़ा था अपन लोगों ने मोमेंटम बढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास और आपकी फाइनल वेलोसिटी मींस b, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट कर दिए तो फाइनल मोमेंटम हो गया मास का, इनिशियल वेलोसिटी के साथ कर देंगे तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, तो दिस इज डेल्टा पी। तो डेल्टा पी क्या आ गया हमारा, डेल्टा पी इक्वल्स टू आ गया हमारा एम बी माइनस का एम यू। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। अब देखिए ये आ गया, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं F प्रोपोर्शनल टू, हमें जहां तक पहुंचना है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा पी आ गया, अब मुझे निकालना है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अपनी, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिएगा डेल्टा पी किससे डिवाइड करते हैं अपन लोग, डेल्टा टी से, इक्वल्स टू एम बी माइनस का एम यू ओवर डेल्टा टी। ये वैल्यू कहां से आ गई आपकी, यहां से आ गई। इसको और देखिए कैसे लिख सकते हो, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा टी, क्या कॉमन मिल रहा है, स्मॉल एम, क्या हो गया बी माइनस यू ओवर डेल्टा टी। यहां से आपको कुछ नजर आ रहा होगा बेटा, मुझे तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, आपको भी कुछ नजर आना चाहिए। देखिए एक चीज बता दूं, यहां से हम जानते हैं कि b माइनस यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, यानी हम जानते हैं एज वी नो दैट a इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी। ये कहां से आता है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी b माइनस यू बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी या b माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो यहां से a को यहीं रखिएगा, डिवाइड में लेके आएंगे t, तो ये आपका बन जाता है b माइनस यू ओवर डेल्टा टी का बन जाता है आपका एसिलरेशन, यानी b माइनस यू क्या हो जाएगा आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा v ओवर डेल्टा टी क्या होता है आपका a। तो यहां से क्या बन गया आपका फॉर्मूला, तो यहां से जो फॉर्मूला आपका, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दिया हमने और इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, तो आप बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू एम, यहाँ का यहीं रहेगा और ये क्या हो जाएगा आपका एम ए। एक फॉर्मूला तो ये बन गया भाई, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू एम ए, एक फॉर्मूला तो यहाँ बन गया। यहाँ से भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, पहला रिलेशन हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखिए हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या जानते हो, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इक्वेशन थर्ड दे दीजिए इसको, और इसको इक्वेशन फोर्थ दे दीजिए। कंपेयर कर दो दोनों इक्वेशन को, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर दें तो हम देखेंगे कि F प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारा किसके, एम ए के। देखो F प्रोपोर्शनल का क्या आएगा,
एम ए के इसकी वैल्यू उठा के हमने कर दी यहाँ पर पुट। प्रोपोर्शनल हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा तो वो हमने मान लिया के एम ए। अब अगर हम आपसे बोल दें इफ एफ इक्वल्स टू 1 न्यूटन कॉमा, इसकी यूनिट बताएंगे, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिटरमाइन भी करेंगे। मास हम मान लें 1 किलोग्राम और एक्सीलरेशन अगर हम मान लें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो एफ इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया एम ए। तो यहाँ से एक बात और निकल के आएगी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फोर्स एप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी फोर्स निकालने के लिए हमें मास दिया जाएगा, एक्सीलरेशन दिया जाएगा, तो हम वहां से क्या कर लेंगे कैलकुलेट। इस फॉर्मूले से हम ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर देंगे। तो पहले आप लोग ये समझिएगा, सबसे पहले हमें लिखना है ये सब बातें कि लेट अस कंसीडर मास ऑफ द बॉडी स्मॉल एम, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू, फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया आपने, फाइनल वेलोसिटी बी हो गई कितने टाइम में डेल्टा टी में। उसके बाद हमने सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम की बात करनी है, तो वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मास में फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, इनिशियल से कर दिया इनिशियल मोमेंटम। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, यहाँ से एम कॉमन ले लिया, बी माइनस यू ओवर डेल्टा टी हो गया। बी माइनस यू ओवर डेल्टा टी क्या होता है आपका एक्सीलरेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने देखा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इक्वल्स टू एम ए हो गया। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। दोनों को कंपेयर कर दिया, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए आ गया, एफ इक्वल्स टू के एम ए हो गया। बेटा के की वैल्यू 1 मान ली, एफ इक्वल्स टू कितना आ गया आपका एम ए आ गया। तो यहाँ पर आपके क्लियर हो गई होगी ये बात कि कैसे हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका डिराइव करके लेके आना है। ठीक है, अब देखिएगा 2-3 बातें और बताते हैं इसके बारे में, इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है ये जो फॉर्मूला आया है एफ इक्वल्स टू एम ए, इसको तीनों इक्वेशन के साथ मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा जरा कैसे करते हैं मॉडिफाई। तो पहला फॉर्मूला तो वही है एम बी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद देखिए हमें एफ इक्वल्स टू एम ए आया, तो अगर पहली इक्वेशन के तो हम बोलते हैं ए इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी। तो ये तो हम पढ़ लिया था, तो हम बोल सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एफ इक्वल्स टू एम ए, और थर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी है बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। तो इसको बोल सकते हो बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2s। पुट कर दो तो यहाँ से एक फॉर्मूला हो जाता है एफ इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर ओवर 2s। ये s को बड़ा मान ले रहे, s इज द डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चा, तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है थर्ड इक्वेशन से। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन से ही बना सकते हो आप। सेकंड इक्वेशन से अगर बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए कॉमन रहने वाला है, वो सेकंड इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप एक ही वैल्यू को कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दोगे तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये 3 फॉर्मूले बन जाते हैं आपके, और ये पहला फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया था आपको। ठीक है ना, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें थी इसके बारे में जो हमने आपसे डिस्कस कर ली। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ फोर्स की बेटा, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी फॉर्मूले से हम यूनिट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और यूनिट ऑफ फोर्स में रिलेशन बताएंगे। 2 यूनिट में रिलेशन कभी कभी प्रूफ करवा लेता है, एम के एस यूनिट में और सी जी एस यूनिट में, यानी ऐसा यूनिट में और उसकी सी जी एस यूनिट में रिलेशन भी पूछ लेते हैं वो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट क्या होगी इस फोर्स की। ठीक है ना, न्यूटन तो हम सब पढ़ लिया, न्यूटन के अलावा भी न्यूटन होता किसके इक्वल है, न्यूटन क्या होता है, क्यों न्यूटन ही क्यों था, कोई और क्यों नहीं था ना, इसलिए। तो देखिए जरा, फॉर्मूला है हमारे पास एफ इक्वल्स टू एम ए। यूनिट ऑफ मास आप सब जानते हैं किलोग्राम। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, हाँ मैं बता दूं जरा 1-2 बात आप लोगों को। एक्सीलरेशन बोलूं या एक्सीलरेशन बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता। ठीक है बेटा, या मैं एक्सीलरेशन बोलूं या मैं एक्सीलरेशन बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सॉल्यूशन बोलूं या मैं सॉल्यूशन बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर किसी का अपना टंग होता है जिसको मदर टंग बोलते हैं। किसको कौन सा वर्ड कब कैसे अच्छा लगता है बोलने में, वो वही वर्ड यूज करेगा। ठीक है ना, ये बात हमेशा रिमेंबर रख के चलना आप लोग। तो आप लोगों को जो बढ़िया लग रहा है, आप लोगों को एक्सीलरेशन अच्छा लग रहा है तो वो भी बढ़िया बात है, और एक्सीलरेशन अच्छा लग रहा है वो भी अच्छी बात है। क्योंकि दूसरी बात ये है कि आप चाहे कोई सा भी एग्जाम देना चाहें दुनिया में, इंटरव्यू के अलावा रिटन एग्जाम आप जब भी देंगे तो उसमें आप ऑडियो सीडी नहीं भेजते। ठीक है ना बेटा,
आप उसमें ऑडियो सीडी लगा के नहीं भेजते कि सर हमने ये चीज़ ऐसे ड्राइव करी है या मैं ऐसे बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो आपको मैं बता दूं पहले ही कि प्रोनाउंसिएशन पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। अगर आप साथ चल सकते हैं किसी के तो साथ चलिएगा, ठीक है ना। बाकी कमियां निकालने, अब वैसे भी किसी ने मुझे बोला नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ आज, क्योंकि लोगों के मैंने बहुत सारे और यूट्यूबर्स पर देखा है ऐसा, लोग बोलते हैं, शिकायतें रहती हैं। तो मुझसे तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि किसी का अगर साथ देना नहीं है तो पूरे तरीके से साथ दीजिए। आधा पद्धा साथ देने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम। तो यहाँ से अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी आपकी, सब कुछ 1 किलोग्राम इसको मान लिया, 1 इसको मान लिया, तो हम बोल रहे हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फोर्स जो आई हमारी SI यूनिट ऑफ फोर्स कितनी आई बेटा, 1 न्यूटन, यानी न्यूटन। अब हम बोलते हैं व्हाट इज 1 न्यूटन, यानी डिफाइन 1 न्यूटन। तो आप बोल सकते हो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which apply on an object of mass 1 kilogram and produces 1 meter per second square acceleration in it, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम मास की बॉडी पर हमने मच फोर्स लगाया, कितना लगाया हमें नहीं पता, और उस बॉडी में क्या हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड हो गया। तो हम कह सकते हैं वो फोर्स आपका कितना है, 1 न्यूटन, ठीक है। तो इस चीज को तो डब्बे में बंद कर लो भाई, ये किसके इक्वल है आपका, 1 न्यूटन के। बाकी साफ कर दे रहे क्योंकि एक रिलेशन और पढ़ना है। तो ये थी आपकी SI यूनिट। अब पढ़ते हैं CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला, F इक्वल्स टू ma, CGS यूनिट ऑफ मास ग्राम, CGS यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल्स टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से जो फोर्स की बनती है यूनिट, वो बनती है आपकी F इक्वल्स टू 1 मान लीजिए, इसको यूनिट ही लेके चलते हैं, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम बोलते हैं 1 डायन। क्या बोलते हैं बेटा, 1 डायन, ठीक है। अगर 1 डायन की डेफिनेशन की बात करें तो वही डेफिनेशन रहने वाली है कि किसी भी 1 ग्राम की बॉडी पर इतना फोर्स लगाइए कि उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 डायन। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड 1 डायन क्या रहने वाला है। न्यूटन एंड डायन में जो रिलेशन है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। डायन ये वो नहीं है भूतिया वाली, ये डायन एक यूनिट है, न्यूटन की बहन है, मान लो इसको न्यूटन भैया हैं तो ये बहन है। और न्यूटन यूनिट क्यों है, क्योंकि उनके ऑनर में रख दिया, सर आइजैक न्यूटन जो थे उनके ऑनर में रख दिया, क्योंकि उन्होंने लॉ दिया था, तो कह दिया चलो इन्हीं के नाम पे यूनिट दे दो फोर्स को, न्यूटन। तो ये न्यूटन की बहन मान लो डायन रही होंगी कोई, तो ये CGS यूनिट है और ये आपकी MKS यूनिट है, ठीक है बेटा। तो 1 न्यूटन से हम डायन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम जानते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 1 किलोग्राम में बेटा 1000 ग्राम रहता है, 1000 क्या रहता है आपका, ग्राम रहता है। और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर रहता है, बाकी सेकंड तो सेकंड दोनों में ही है। रख दीजिएगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1000 ग्राम वाला ये आ गया इंटू 1000 सेंटीमीटर। सेकंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर ही रहने दीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 2, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर
ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन इक्वल्स टू इतना आ गया। और ये आप सब जानते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। यानी 1 न्यूटन जो होता है आपका वो होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल। तो ये 2 यूनिट थी आपकी। अब यूनिट हो गया, डेफिनेशन हो गया, लॉ हो गया, मोमेंटम हो गया। अब अगर हम बात करें बेटा तो हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो सेकंड नियम है उसके एप्लीकेशंस की बात करें। आ जाओ जरा समझ लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि एप्लीकेशन हमने फर्स्ट लॉ के भी पढ़े, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको कैसे छोड़ दें, इसके भी एप्लीकेशन अपन लोग पढ़ेंगे। यानी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और बड़ा बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है, डेली लाइफ से रिजेंबल करवाते हुए चलेंगे जिससे आप लोगों को जरा भी तकलीफ ना हो। जो नेचुरल देखते हैं आप वही एप्लीकेशन लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्रिकेटर के लिए है तो मैं शॉर्ट टर्म समझाता चल रहा हूं, ठीक है। फॉर अ क्रिकेटर, एक क्रिकेटर के लिए है, क्रिकेटर की स्पेलिंग भूल गए, क्रिकेटर, क्रिकेट, ठीक। फॉर अ क्रिकेटर, एक क्रिकेटर के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्रिकेट प्लेयर है बेटा, वो बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है, कैच कर रहा है बॉल को। तो आपने देखा होगा जो भी विकेट कीपर धोनी है वो अपने हाथ ऐसे लेके जाता है, या ऐसे कैच लेते हैं तो ऐसे लेके जाते हैं, या साइड से लेते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे जैसे भी आप करते हो क्रिकेट खेलते हो। अपन लोगों ने तो खेलना छोड़ ही दिया है। तो एक क्रिकेटर के लिए ये क्यों जरूरी होता है कि वो बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथ को आगे से पीछे की ओर लेके आता है। ऐसे तो करता नहीं है, ऐसे करेगा तो उंगलियां और टूट जाएंगी। तो कैसे करता है वो, कैच लेने के बाद, मतलब कैच लेने के साथ साथ बॉल को ऐसे लेके आता। तो ऐसे ही क्यों लेके आता है, ऐसे क्यों लेके आता है, जरा समझिएगा। देखो, बॉल के पास खुद का मास होगा, कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी रही होगी, मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम भी रहा होगा। 2 वेलोसिटी होंगी, इनिशियल जिससे आ रही है और फाइनल जो आपने रोक लिया, तो मोमेंटम में भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक जो हम हाथ लेके आए तो उसमें कुछ टाइम भी चेंज हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, या प्रोपोर्शनल को बनवा लो तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा पी क्या हो गया आपका, एफ डेल्टा टी। अब समझ लीजिएगा, शुरुआत के टाइम में फोर्स ज्यादा होगा, बाद में आपने फोर्स क्या कर लिया, कम, तो हम इसे बोलते हैं एवरेज फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, एवरेज फोर्स। तो देखिए एक नई चीज निकल के आ गई यहाँ पर उसी फॉर्मूले से, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा पी को इधर ही रखा, एफ में इनटू कर दिया किसका, डेल्टा टी का। तो यहां से एक चीज नई निकल के आ गई कि डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी। इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। कुछ लोग इम्पल्स बोलते होंगे, क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ठीक है। ये क्या होता है, बढ़िया आइटम निकल के आया आज एक, इम्पल्स कहते हैं सर इसको। इम्पल्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड चेंज इन इंटरवल। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन टाइम का प्रोडक्ट जब हम एवरेज फोर्स के साथ कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वो इम्पल्स। तो बेटा हम इम्पल्स को बढ़ाते हैं। देखिए एवरेज फोर्स हम क्या बढ़ा रहे हैं, टाइम, तो हम किसको बढ़ा रहे हैं, इम्पल्स को बढ़ा रहे हैं। तो जब हम इम्पल्स को बढ़ा लेंगे तो हमें इंजरी कम होगी। तो जो क्रिकेटर होता है वो कैच लेते वक्त अपने हाथ पीछे क्यों करता है, जिसके द्वारा टाइम बढ़ जाए, क्या हो जाए, आपका टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। मोमेंटम चेंज होने में टाइम बढ़ा मींस फोर्स क्या हो गया आपका, कम हो गया ना। ये चीज तो आपको कांस्टेंट रखनी है। तो टाइम बढ़ेगा तो आपका एवरेज फोर्स कैसा हो जाएगा, कम। तो जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कैसा होगा आपका, कम। और जब बेटा फोर्स कम होगा तो आपको इंजरी भी कैसी आएगी, कम आएगी। तो क्रिकेटर के हाथ ऐसे क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ही गेट्स लेस इंजरी, ओके। अगर वो ऐसे कैच लेगा तो इंजरी ज्यादा होगी। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि डेल्टा टी बढ़ेगा तो उससे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ऐसे ही कौन सा गेम होता है, वॉलीबॉल करते हो कौन सा, तो उसमें आप ऐसे मारते हो, ऐसे धप से तो नहीं मारते ना, ऐसे ऐसे मारते हैं।
क्यों? जिससे इंजरी कम हो। अगर इसके दूसरे एप्लीकेशन की बात करें हम, तो दूसरा एप्लीकेशन समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जो जंपिंग वाले बॉयज होते हैं, जो जंप करते हैं, पक्का फ्लोर एंड कच्चा फ्लोर की बात करें, जंपिंग ऑन अ पक्का फ्लोर एंड कच्चा फ्लोर, ठीक है, पक्का फ्लोर और कच्चा फ्लोर बोल सकते हो आप। इसको बोल सकते हैं हीप ऑफ सैंड बोल दो। कच्चा फ्लोर का मतलब हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर बोल सकते हो। तो क्या होता है बेटा, वही सेम कंडीशन, जब आप पक्के फ्लोर पे कूदेंगे तो फ्लोर जो होगा आपका वो नीचे दबेगा नहीं, और जब दबेगा नहीं तो डेल्टा टी आपका कैसा रहने वाला होगा, कम। तो F इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा सी से जब डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा इंजरी होगी, हो सकता है आपका पैर टूटे या आपको झटका लग जाए। कच्चा फ्लोर में क्या होगा, डेल्टा टी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और जब ये वाली वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो ये वाली वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली इस एक्सप्रेशन से कम हो जाएगी और आपको कम इंजरी होगी। यही कारण होता है कि हम आसानी से हीप पर कूद लेते हैं इन कंपेरिजन टू पक्का फ्लोर, जो आपका सीमेंटेड सरफेस होता है, बोल सकते हैं आप लोग सीमेंटेड सरफेस, उसके कंपेरिजन में आप कच्चे फ्लोर पे आसानी से कूद लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है सॉकर फॉर द व्हीकल, यानी व्हीकल्स में सॉकर क्यों दिए जाते हैं, तो जरा समझिएगा। देखो, जब आप जाते हैं, आपकी साइकिल में भी नीचे सॉकर लगे होते हैं छोटे छोटे, तो जब आप जा रहे होते हैं बाइक से या साइकिल से या गाड़ी से, जिसमें गाड़ी में सस्पेंशन लगे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉकर की बात करते हैं अपन लोग। तो क्या होता है, जब कोई भी ब्रेकर आता है तो बाइक ऊपर जाती है या जो भी गाड़ी है, फिर वो नीचे आती है, तो सॉकर क्या होते हैं, दब जाते हैं। सॉकर दबते हैं तो क्या बढ़ता है उस टाइम पे आपका डेल्टा टी, और फोर्स क्या होता है, कम, तो आपको जर्क कम लगता है। क्या कम लगता है, यहाँ पे आपको वर्ड यूज करना है जर्क, ठीक है, लेस जर्क। जर्क क्या लगता है आपको, कम। तो ट्रेन में भी यार सॉकर होते हैं, कभी गौर से देखना, ट्रेन में भी सॉकर लगे हुए होते हैं। ओके, तो वो किस लिए होते हैं, जिससे आप लोगों को जर्क कम हो। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे। तो इम्पल्स ध्यान रखना आप लोग, क्या होता है इम्पल्स आपका, इम्पल्स होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड चेंज इन टाइम। तो यहाँ तक आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ की, और हाँ एक चीज़ और है कि न्यूटन के सेकंड लॉ से अपन लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे प्रूव करते हैं। तो जरा मैं बहुत ही रैपिड मोड में चल रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ कि न्यूटन के सेकंड लॉ से न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे प्रूफ होता है। तो समझिए जरा, हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू एम। मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लॉ किसका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, यानी सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ लेके आना। तो F इक्वल्स टू एम जानते हो, तो मैं बोल दिया था आपको स्टेटमेंट में, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। अब न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, इफ नो एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम पर कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा, तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में, यानी इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट then it will remain in rest, or in motion then it will remain in motion until or unless no any applied external force applied on it। ठीक है, in no any external force applied on it। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है, मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो हम कह दे रहे हैं यहाँ से, जब नहीं लग रहा भैया, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू कितना कर दिया हमने, 0 पुट कर दिए, तो एम इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ से एम ए जानते हो क्या होता है, बी माइनस यू ओवर टी। तो यहाँ से बन गया आपका फॉर्मूला एम बी माइनस यू टी, इधर जाएगा किसमें, 0 में। तो यहाँ से एक नई चीज़ देखिए, दो बातें समझा रहे हैं आज तुम्हें हम। अगर हम m को नीचे ले जाए तो तुम कहोगे 0 में किसी का भाग दे दो तो 0 होता है। ये बात बिल्कुल गलत है भाई साहब, एकदम निराला गलत है। इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, किस किस का, m इंटू बी माइनस यू का प्रोडक्ट हो रहा है, और आंसर आ रहा है आपका 0। तो या तो ये 0 होगा इसमें, या ये 0 होगा, समझ लो पहले ही।
जो बवाल नहीं करना कि इसको नीचे ले गए तो ये जीरो में चला गया तो जीरो हो जाएगा। बात सही है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है समझने वाली, या तो ये जीरो होगा, ये वाली क्वांटिटी जीरो होगी, तो मास कभी भी जीरो नहीं होता, तो क्या जीरो होगा, ये जीरो होगा। तो यहाँ से कर दिया हमने b माइनस यू इक्वल्स टू जीरो, तो b इक्वल्स टू यू। आगे ज्ञान की बात क्या आ गई, इफ u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड देन b इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है, u इक्वल्स टू 0 का मतलब रेस्ट में है, तो बॉडी शाम तक रेस्ट में रहेगी। और अगर बॉडी u वेलोसिटी से चल रही है तो u से ही चली जाएगी। कैसे, अगर u हमने बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड है भाई, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन b कितना हो जाएगा आपका, अगर हम इसको u बोल दें 5 मीटर पर सेकेंड, तो b कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो घबराना आपको बिल्कुल भी है नहीं, पढ़ते रहिएगा, स्पीड अच्छी रखते ही अपन लोग पढ़ाने की, तो परेशान आपको होना नहीं है, सिलेबस करवा ही देंगे तुम्हारा। ठीक है, लॉकडाउन में सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।